एक गाना सुना था बहुत पहले हमने कि जिसका मुझे था इंतजार और जिसके लिए दिल था बेकरार। आज वही हुआ दिल्ली में। हालांकि हिंदुस्तान के अनेकों शहरों के अंदर, राज्यों के अंदर पेट्रोल 100 पार कर चुका है बहुत पहले, लेकिन क्योंकि सभी की नजर कहीं ना कहीं दिल्ली के ऊपर लगी होती है, देश की राजधानी होने के कारण। एक समय था जब सबसे सस्ता पेट्रोल दिल्ली में ही हुआ करता था। अब हालांकि उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों के मुकाबले दिल्ली महंगी है, लेकिन बावजूद उसके आज पेट्रोल का भाव दिल्ली के अंदर 100 रुपए और 21 पैसे हो गया। शायद राष्ट्र की प्रगति के लिए भी एक बहुत आवश्यक चीज थी। करेंगे इसके ऊपर भी चर्चा। आज कांग्रेस ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया, धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन किया जाकर, और अब तो एक आम आदत सी हम लोगों की रोज 15-20 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते रहते हैं। एक जानकारी और, जो पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी, आज आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी को उनका अवतरण दिवस है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना उनके चरणों में नमन करते हुए। आपको मालूम है आज जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा वो रहा मंत्रिमंडल विस्तार, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार। 43 नए मंत्रियों ने शपथ ली। अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हुआ और अनेकों लोगों का, लेखी ने भी जो दिल्ली से हैं उन्होंने भी शपथ ली जाकर। कुछ लोगों का प्रमोशन हुआ, लेकिन कुछ को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। उनमें विशेष रूप से डॉक्टर हर्षवर्धन। समझ नहीं आया, जब पिछले वर्ष अर्थात 2020 के अंदर जब कोरोना के ऊपर कहा गया था प्रधानमंत्री ने समय से निर्णय लिया, हमने इसीलिए विजय पाई, तब उसके जिम्मेदार या उसका जो श्रेय दिया गया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। लेकिन इस बार दूसरी बार जब मैनेजमेंट में कमी रही, उसके जिम्मेदार ठहराए गए डॉक्टर हर्षवर्धन। लेकिन आप लोगों को मालूम है, अकेले हर्षवर्धन का निर्णय नहीं होता। मैं बल्कि कहूं तो एक गरीब मार पड़ी हर्षवर्धन के ऊपर, क्योंकि इस कार्य के अंदर नीति आयोग की भी इन्वॉल्वमेंट थी, इसके अंदर पीएमओ की भी इन्वॉल्वमेंट थी। रविशंकर प्रसाद, आपको पता है, ट्विटर खेलते रहे, बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया। बाबुल सुप्रियो सबसे ज्यादा दुखी नजर आए, क्योंकि सांसद होते हुए भी उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा विधानसभा का, और अब उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि वो दुखी थे, इलेक्शन भी हार गया, आदि आदि अनेकों बातों के ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इस सारी चीजों के अंदर आपने देखा होगा कि चर्चाओं के अंदर पुरुषों की इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है, लेकिन महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट, लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। और अगर कहीं थोड़ा बहुत उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है तो वो कहीं ना कहीं जो कि या तो राजनीति के क्षेत्र में पक्के होते हैं या पत्रकारिता के जगत के अंदर महारत हासिल की होती है। लेकिन एक आम आदमी परिवार से, ठीक है, सब अपने जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, उनसे चर्चा मुझे नहीं लगता कोई चैनल आसानी से। लेकिन नमस्कार इंडिया, जो कोई नहीं करता उसके लिए नमस्कार इंडिया। हमारे साथ आज इसी चर्चा में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश से हमारे साथ पन्ना, और पन्ना के पास भी एक कस्बे से हैं, मणिप्रदा गर्ग। मणिप्रदा गर्ग हालांकि एक केसरिया हिंदुस्तान की शायद सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हैं, बाकी वो अपना परिचय स्वयं देंगी जब उनका नंबर आएगा। मणिप्रदा गर्ग, आपका हार्दिक अभिनंदन, और वो कवित्री भी हैं, जो सबसे बड़ी बात है। आज देखेंगे, मौका मिला तो मणिप्रदा गर्ग से हम उनकी कविताएं भी सुनेंगे, इस महंगाई के ऊपर भी, आज के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा। और दूसरा, मध्य प्रदेश के सतना शहर से प्रियंका मिश्रा हालांकि गृहिणी है, ठीक है, रोजगार के लिए, अपने काम के लिए सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं कहीं ना कहीं। प्रियंका मिश्रा, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार इंडिया की आज की इस चर्चा में। मणिप्रदा गर्ग में सबसे पहले आप ही से चर्चा कर लूं इस विषय के ऊपर। आप पहले कोई पंक्ति सुना दीजिए कम से कम, इस महंगाई को लेकर दिल्ली में 100 के पार, अब की बार मोदी सरकार। कोई बात नहीं है, मेरा कोई विरोध नहीं है, ना किसी मोदी से ना राहुल गांधी से। मणिप्रदा गर्ग जी, लाइन से अपना परिचय देना चाहूंगी जी। जुगल किशोर की दासी जी। मैं जुगल किशोर की दासी और मोहंद्रा गांव, जिला पन्ना की निवासी, और जिला मेरा पन्ना, हीरों की खदान। और जो कर रही है व्याख्यान उसका मणिप्रदा गर्ग है नाम। जो कर रही है व्याख्यान उसका मणिप्रदा गर्ग है नाम। बस मन से गुहार लगाई पर चीख किसी को न दी सुनाई। मन से गुहार लगाई पर चीख किसी को ना दी सुनाई। हाय महंगाई, ये तेरी दर्द भरी दास्ता किसी ने न सुन पाई। आया कोरोना
छूट गई रोजी, आया कोरोना छूट गई रोजी रोटी, बच्चों की संग छाती पीट पीट कर मैं रोती, लेकिन ये मेरी गुहार किसी को भी न सुनाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। मंत्री आए, मंत्री आए, समाजवादी आए, सबने अपने अपने चर्चे अपने विस्तार से बताए, लेकिन लेकिन इस गुहार को कोई नहीं सुन पाए कि घर में नहीं है एक भी पूंजी और इस पूंजी से नहीं मिलती है रोटी। हाय हाय मैंने एक गुहार लगाई, हाय हाय मैंने एक गुहार लगाई, पर मेरी गुहार किसी को भी न दी सुनाई। हाय महंगाई, हाय महंगाई। अब तो मैं बस अब तो बस मैं यही कहना चाहूँ, ये महँगाई है और महँगाई की आँसू में मैंने अपने पूरे पेट की रोज़ी-रोटी को है ठंगाई। मैंने अपनी रोज़ी-रोटी को महँगाई, हाय महँगाई, हाय महँगाई। और वाह। इसी जी, 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 जी। मैं धन्यवाद। मणिपुर दा आपके पास और आऊँगा और आनंद लेंगे आपसे कविताओं के माध्यम से भी और आपसे वैसे भी चर्चा करेंगे, आपसे पूछेंगे अनेकों सवाल। लेकिन अब मैं प्रियंका मिश्रा से पूछना चाहूँगा। प्रियंका मिश्रा, क्या कहना चाहेंगे महँगाई के ऊपर? हालाँकि आप जिस प्रदेश से वहाँ तो 100 का भाव पहले ही कूद चुका है पेट्रोल। दिल्ली में आज कूदा है ₹100 21 पैसे हो गया है। आप क्या कहेंगे? हमने टाइटल ज़रूर दिया कि जिसका मुझे था इंतज़ार और जिसके लिए दिल था बेकरार। तो क्या कहेंगे? आज मंत्रिमंडल भी पीछे लोग कहते थे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, केंद्रीय सरकार ठीक चल रही है। कुछ ना कुछ तो था जो उन्हें ये रीशफलिंग करानी पड़ी, इसको ओवरहॉलिंग कह लीजिए, रीशफलिंग कह लीजिए, और अनेकों लोगों को जो बहुत ज्यादा चर्चा के केंद्र में बने रहते थे, बाहर का रास्ता देखना पड़ा। प्रियंका मिश्रा, प्रियंका आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें प्रियंका, स्क्रीन से अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। एक्चुअल हाँ में मैं अभी महंगाई के कारण एक ही टिप्पणी मैं इस महंगाई के लिए कर सकती हूँ कि ये जी महंगाई के कारण बहुत सारे बेरोजगार जो लोग हैं वो बहुत ही परेशान हो रहे हैं। ये जी बेरोजगारी एक हमारे समाज का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जी जिसके कारण लोग गरीब घर के लोग अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। इतना रोजगार किसी के पास है नहीं। तो मैं यही मेरी अपील रहेगी सरकार से कि महंगाई में सबसे मेन मुद्दा इसमें ध्यान दिया जाए और ये महंगाई को कम करने की कोशिश की जाए। नहीं, वो तो कम करने की तो प्रियंका सरकार सोच ही नहीं रही है, उस चीज को तो छोड़ दिए थे। हम तो आज इस मुद्दे पर ज्यादा जा ही नहीं रहे, क्योंकि सरकार को अगर आम आदमी की सोचना होता और विशेष रूप से इस आपदा काल के अंदर, इस आपत्ति काल के अंदर, तो सरकार ये रोज रोज पेट्रोल नहीं खरीदे जाते हैं, कच्चा तेल रोज रोज विदेश से नहीं खरीदा जाता। आज जबकि अनेकों जगहों पर तेल के दाम जो बहुत ज्यादा नीचे हैं, तब भी सरकार ने बढ़ा रखी और दैनिक रूप से बढ़ाते हैं, और तेल का, पेट्रोल और डीजल के दामों का असर दैनिक जीवन पर पड़ता है, क्योंकि ढुलाई इसी के कारण महंगी होती है, हम लोगों के यहाँ पहुंचते हैं। प्रियंका, सरकार से आपने अपील की, बहुत अच्छी बात है, हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार सुने। लेकिन अब प्रश्न ये उठता, आपकी कोई विशेष टिप्पणी जो आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया, अनेकों लोगों को, 10 या 11 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया सरकार ने और अब नए लोगों को लाए हैं, आपको क्या उम्मीद लगती है? खाली कॉस्मेटिक चेंज है या इस प्रकार ही सब कुछ चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था? प्रियंका मिश्रा। मेरी तो सर यही उम्मीद है कि जो ये चेंजेस हो रहे हैं तो शायद कुछ सुधार के लिए हो रहे हो। जी शायद उम्मीद यही रहेगी, शायद कुछ सरकार सोच रही हो सबके लिए, इन फ्यूचर के लिए। अब आगे तो बाद में ही पता चलेगा। सबका साथ और सबका विकास शायद सरकार सोच रही है। प्रियंका, आपका सिर का हिस्सा ऊपर का थोड़ा सा कट रहा है, हल्का सा आप एडजस्ट कर लीजिए अपने आप को। तब तक वीडियो में वापस आता हूँ मणिपुर के पास। जी मणिपुर, आप कुछ कहना चाह रही थी, हम वापस आ गए थे, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? कोई अलग से टिप्पणी भी करेंगे या आपका जो व्यंग होगा, वो जो टिप्पणी होगी, वो कहीं ना कहीं कविता के रूप में ही होगी? मणिपुर। जी, मैं 2 लाइन में ही इस बेरोज़गारी के लिए अपनी 2 टिप्पणी कहना चाहूँगी। मणिपुर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका जो, मुझे लग रहा है आपने ईयरफोन लगा रखा है, जो लीड लगा रखी है कान में, ये हिल रही है बीच बीच, कहीं कहीं आवाज चिरड़ चिरड़ भी कर रही है और अब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है मणिपुर आपके पास। जी सिर्फ बोले अब आवाज़ मणिपुर। आ रही है? जी आ रही है, जी। बोलिए। नए रास्तों का नए रास्तों का और नए नियमों का आए दिन होता है आयाम, आए दिन होता है आयाम, लेकिन मुझे नहीं लगता है
ना हो रहा है पालन और खुशियों का जो रास्ता था वो खो गया है तमाम। मैं इसी 2 लाइनों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि नए नियमों का तो बहुत ज़्यादा पालन निर्देशित हो रहा है, लेकिन पालन के साथ उसका ना ही सरकार के द्वारा ना ही जनता को अभी कोई ऐसा ना ही उनको फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि आयाम तो आते-आते, लेकिन आयाम के मुद्दों का जो रूपरेखा है, उसमें अभी भी देरी जो नहीं पहुँच पा रहा है सभी के पास। बस मैं यही कहना चाहूँगी, नए रास्तों का है आयाम, लेकिन समय बीत जाने पर ये खुशियाँ भी हो जाएँगी तमाम, अगर नहीं दिया हम सभी ने मिलकर के। ठीक है मणिपुर दा, अभी भी आप अपना लीड ठीक कर लीजिए, थोड़ा सा चिरट की आवाज आ रही है। मैं एक चीज और कर दूं, एक और भजन हम सब लोगों ने सुना था कि राम जी चले ना श्री राम के, वो हनुमान जी, राम जी चले ना हनुमान के बिना, और हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। और अपने आप को श्री राम अर्थात नरेंद्र मोदी जी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र, उनको जो भयंकर झटका लगा है आपको मालूम है। उनके चाचा जिन्होंने बगावत करके 6 में से 5 एमपी के साथ अपना एक अलग गुट बना लिया था, आज उनको नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। अर्थात जिनको राम जी और हनुमान जी का जो संबंध बताया जा रहा था, आज हनुमान जी को इन राम जी ने एक और झटका दे दिया। हालांकि हाईकोर्ट के अंदर चिराग पासवान ने एक अपील दायर की है कि उनको सदन का नेता ना माना जाए, जो सदन का नेता मान लिया गया चिराग पासवान को। अब प्रियंका, आपकी कोई विशेष टिप्पणी प्रियंका मिश्रा इसके ऊपर, राम जी और हनुमान जी के मामले के ऊपर, चिराग पासवान और जो पारस पासवान और नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि बिहार के चुनाव के समय से ही अपने आप को हनुमान बताते आ रहे हैं चिराग पासवान, हालांकि वो नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी थे और आज भी हैं, और शायद वहीं से कुछ समीकरण बिगड़े। प्रियंका मिश्रा क्या कहेंगी इसके ऊपर, कोई विशेष टिप्पणी आपकी? प्रियंका, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए वहां से। जी प्रियंका। इसमें कोई नहीं है। हेलो। हाँ बोलिए प्रियंका, बोलिए। जी सर, इसमें तो मैं कोई टिप्पणी अभी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहते आप गृहिणी? यहाँ कोई आज के समय में जितनी महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति के ऊपर नजर बनाए रखती हैं, और आप ऐसे प्रदेश से हैं कि आपको नजर बनाए रखनी चाहिए। हम एक चीज स्पष्ट कर दे कि प्रियंका मिश्रा गृहिणी है, लेकिन उन्होंने जो महंगाई के ऊपर तो अपनी टिप्पणी व्यक्त की, और राजनीति के ऊपर अच्छी खासी जो मुझे जानकारी दी गई थी वो पकड़ रखती हैं। हो सकता है कि किन्हीं विशेष कारणों से वो इसके ऊपर टिप्पणी ना करना चाह रही हो, लेकिन ये तो आप बता सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं उनको आघात तो लगा होगा, धोखा तो महसूस हो रहा है, जो बारंबार राम जी अर्थात नरेंद्र मोदी जी के कदमों में बैठने की बात करते रहे चिराग पासवान। और क्या आपकी नजरों में ये उचित है कि उनके पिता के देहांत के बाद जिस प्रकार पारस पासवान अर्थात चिराग पासवान के चाचा ने उनको झटका दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार उनको मंत्रिमंडल के अंदर स्थान दिया, उस पर तो कुछ टिप्पणी व्यक्त करनी चाहिए आपको प्रियंका। प्रियंका का वीडियो शायद चला गया हमारे पास से। मणिप्रदा गर्ग, आप क्या कहेंगे, कोई आप टिप्पणी व्यक्त करेंगे इसके ऊपर? मणिप्रदा, मणिप्रदा आप सुन पा रही हैं हमको? मणिप्रदा आप सुन पा रही हैं हमको? आपकी आवाज नहीं आ रही है मणिप्रदा। भी आ रही है सर? जी अब आ रही है जी, पता नहीं नेटवर्क की इस वजह से आवाज नेटवर्क नहीं, आपकी लीड हिल रही है। जो आपकी लीड है ना, अगर आप लीड के बिना बात करेंगे तो ज्यादा अच्छी आवाज आ जाएगी, मुझे लगता है। लीड आप निकाल लें, अगर मोबाइल में से निकाल दें इसको तो ज्यादा बेहतर रहेगा शायद। जी हाँ, अब बोले आप, बेहतर रहेगा। मैं इस विषय पे ज्यादा टिप्पणी तो नहीं दे सकती हूँ, हाँ। लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी रूपरेखा तैयार होने वाली जो आगे चल के कुछ जो विशेष रूप से जिस क्षेत्र में काम हो रहा है उसी के तहत ही ऐसे कुछ नियमों में बदलाव करके अपने अलग रूपरेखा की तैयारी की जा रही है। और अभी नए क्षेत्र में ज्यादा तो नहीं बोलना चाहती बस। चलिए ठीक है, ठीक है। मैं एक जानकारी और आप लोगों को दे दूं कि आपको मालूम है कि मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया था 98 वर्ष की अवस्था में, और अब उनको शाम को आज सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हालांकि जो आज सारा दिन सभी चैनलों के ऊपर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर या इसकी ओवरहॉलिंग को लेकर चर्चाएं होती रही, और उन चर्चाओं के कारण शायद दिलीप कुमार जी के जो अंतिम यात्रा थी, एक महानायक, मैं कहूं पहले महानायक रहे,
और आज तक कोई फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कलाकार नहीं होगा जो उनकी कला का लोहा ना मानता रहा हो। लेकिन बदकिस्मती कि आज मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं होती रही सारा दिन टीवी पर, आज उनके अंतिम संस्कार को किसी भी रूप में वहां पर स्थान नहीं मिल पाया है इसके अंदर। चलिए मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता चलूं। मैंने जैसा आपको बताया था आज की, लेकिन एक जानकारी और बता दूं कि इसके अंदर जो आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और अब इसके अंदर नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के अंदर 27 ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी की मैं चर्चा कर रहा हूं, उनको जगह मिली है। उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से टारगेट किया गया क्योंकि अगले वर्ष चुनाव है, इसलिए उत्तर प्रदेश से भी मंत्रियों का आना जाहिर सी बात है। अनुप्रिया पटेल को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, अनुप्रिया पटेल को। और अब देखते हैं किस प्रकार का उनसे काम लेते हैं। एक और चीज इसके अंदर नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के अंदर वो है कि कई सारे इस समय में आईएएस बहुत हैं, आईएएस ऑफिसर, पुराने नौकरशाह। आप आरपी सिंह ले लीजिए, आप पुरी साहब को ले लीजिए, और भी आरपी सिंह हो गया, आरसीपी सिंह जो उससे आए, नीतीश कुमार की पार्टी से आए। हालांकि नीतीश कुमार पहले उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे या उनका कोई मंत्री, लेकिन अब कहते हैं क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं इसलिए उनका निर्णय है मंत्री बनना और ना बनना। चलिए मैं इसी बीच में फिर आपसे किसी के ऊपर, बेशक राजनीतिक कटाक्ष के ऊपर ही सही, मणिप्रदा गर्ग से मैं निवेदन करूंगा। मणिप्रदा गर्ग, कोई और कविता जो आपने लिखी हो राजनीति के ऊपर, विशेष रूप से मणिप्रदा? अभी राजनीति पर तो मेरी विशेष कोरोना के ऊपर ज्यादा लिखी थी। हाँ बताइए। और लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जरूर चाहूंगी कि मैं राजनीतिक विषय के क्षेत्र पर भी अगर आपके सामने, सभी के सामने कविता अपने भाव व्यक्त करूंगी। कोई बात नहीं, आप कोरोना पर लिखिए, कोरोना के ऊपर बताइए, सुनाइए। बेशक चाहे कोरोना के दौरान में बहुत सारी मैनेजमेंट की कमियां रही जिसके कारण अनेकों लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण काल का ग्रास बनना पड़ा, और बल्कि मैं कहूंगा ऐसा में काल का ग्रास बनना पड़ा। खैर मणिप्रदा गर्ग, सुनते हैं मणिप्रदा गर्ग से। कोरोना जैसी बड़ी महामारी, कोरोना जैसी बड़ी महामारी, लेकिन इसकी पूर्व से नहीं हुई है तैयारी। कितने लोगों की नहीं थी तैयारी, किसी के घर में आग चूल्हे में नहीं पाई। इसी कोरोना महामारी ने सभी की आंखों में आंसू देकर रुलाई। कि कोरोना महामारी से जंग तो लड़ी सभी ने जंग, कोरोना महामारी से लड़ी सभी ने जंग, लेकिन इस महामारी का नहीं था उन गरीबों का कोई मसीहा, ना ही कोई संग। जिस नींद में वो सो जाते थे कि सुबह कमाने जाते थे, लेकिन सुबह की नींद खुली वो लॉकडाउन लगा पाते थे। और उन बच्चों की चीख से सभी कोई रो जाते हैं, और उन बच्चों की चीख को नहीं कोई सुन पाते हैं। मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूँ मणिप्रदा, मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ। अभी की जो खबर है, लेटेस्ट खबर, उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 93 अर्थात 93 नए मरीज आए हैं, और जिनमें 4 मरीजों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में कोरोना से। इसलिए जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बहुत जल्दी और शायद अगस्त में उम्मीद की जा रही है। मेरा निवेदन, और इसलिए भी निवेदन कि इस समय जो हिल स्टेशन हैं, हमने कल भी चर्चा इस विषय के अंदर की थी, मनाली आदि के अंदर बेइंतहा भीड़ उमड़ी पड़ी है। और हमने देखा है, हम स्वयं अभी पीछे मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, हमने देखा था किसी को मास्क आदि लगाने की किसी को परवाह नहीं है। हमारा निवेदन है सबसे कि कृपया घर से बाहर निकलें तो पूरी सावधानी के साथ निकलें, और बेहतर हो अगर हिल स्टेशन पर जाने से बचें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी मणिप्रदा, जारी रखें अपनी कविता। जी, और मैं बस इसी कोरोना महामारी के बारे में यही कि अब पूर्णता करना है तैयारी, और कोरोना से जंग लड़कर जंग जीतना है हम सबको। अब है हम सब मिलकर हमारी जीतने की बारी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को रोककर मैं नेक्स्ट टाइम कविताओं पर, खासकर राजनीति कोरोना जिसकी इसमें अपना व्याख्यान करूंगी, और बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मणिप्रदा, आप अगर जुड़े रहना चाहें और कोई राजनीतिक टिप्पणी करना चाहें तो आपका स्वागत है, और अगर आपको कहीं जाना है, कहीं ज्यादा व्यस्तता है, तो आप विदा ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए अब इससे आगे मैं आपसे चर्चा कर दूं कि जिन 7 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है उसके अंदर अनुराग ठाकुर है, जी किशन रेड्डी भी शामिल है, उसके साथ साथ हरदीप सिंह पुरी
और ने शपथ ली है। इसके अंदर आपको पता है हरदीप सिंह पुरी जो है वो आईएएस है, पूर्व आईएएस रहे हैं हरदीप सिंह पुरी, जब मैं कहूँ कि नौकरशाह रहे हैं। आर.के. सिंह के बारे में आप जानते ही हैं, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द जैसा इजाद किया था। कांग्रेस ने इसको लेकर कई बार कटाक्ष किया था उनके ऊपर। बाकी अभी तक जो खेल राज्य मंत्री रहे थे किरण रिजिजू, वो उनको भी कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। इसके अंदर मनसुख जो थे उनको भी प्रमोशन मिल गया है, मनसुख भाई पटेल को भी, और इसी तरह पुरुषोत्तम रूपाला को भी प्रमोशन मिला है। यह कुछ जानकारियां हैं आज की चर्चा को लेकर। जी मणिप्रदा, आप अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई, कुछ कहना चाहेंगे मणिप्रदा मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में? आपको क्या लगता है यह ओवरहॉलिंग है? और कुछ लोगों को, खासतौर से जो हर्षवर्धन जैसे लोग, डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री रहे, और रविशंकर प्रसाद, हालांकि उम्मीद है कि इन लोगों को संगठन में आगे बेहतर जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी व्यक्तिगत क्या आपको महसूस होता है कि इन लोगों को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया? तो कार्यों के अलग रुख को बदलकर और नए नियमों और नए तरीके से कार्यों को बढ़ाने के लिए इस रूपरेखा को तैयार किया जा रहा है। नहीं, लेकिन एक चीज बताएं मणिप्रदा, आप युवा हैं, अभी आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, आप कवित्री भी हैं, लेकिन एक चीज बताएं ना, जैसा हमने अभी आपके सामने चर्चा की थी, हमने बोला था कि जब पिछले वर्ष जो कोरोना की लहर आई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन, ताली थाली टॉर्च जितनी भी बजवाएं, और उसके बाद काफी हद तक, हालांकि बुरा हाल था लेकिन फिर भी कहा जाता था काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था, और उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया गया। अब इस बार जितना भी मिसमैनेजमेंट हुआ, और सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता मोदी मंत्रिमंडल के अंदर, तो ऐसे में हर्षवर्धन को, और हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री थे, अब मैंने फिर अभी जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि गरीब मार उनके साथ हुई, क्योंकि उनके मामले के अंदर नीति आयोग भी जुड़ा होता है, पीएमओ का भी दखल होता है, तो ऐसे मामले के अंदर क्या बलि का बकरा बनाया जाना, आप हो सकता है सहमत हो या नहीं हो, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं कहूं कि बलि का बकरा बनाया जाना क्या उचित था, पहली चीज, और या उससे भी पहली चीज, क्यों क्या आपको लगता है कि उनको बलि का बकरा बनाया गया या नहीं? क्या कहेंगे मणिप्रदा? अभी मैं कुछ ज्यादा अपनी वाणी नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि दृष्टिकोण बदलता रहता है, तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। अच्छा चलिए, केंद्र की राजनीति छोड़िए मणिप्रदा, आप देखिए, आप, हाँ, मैंने आपको जैसा पहले कहा था कि आप केसरिया हिंदुस्तान नाम के संगठन से जुड़ी हुई हैं, तो फिर आप टिप्पणी करने से बच क्यों रही है? क्या लगता है केसरिया हिंदुस्तान कहीं सपोर्टिंग संगठन है क्या भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए बच रही है क्या आप कुछ कहने से? नहीं, कुछ नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, बस ऐसे की बदलती चलिए, रहती आपका है संगठन क्या करता है, आप मुझे चलिए थोड़ा सा सूक्ष्म में ये बताइए, आपका संगठन क्या करता है? हमारा केसरी हिंदुस्तान संगठन का एक ही मुख्य उद्देश्य है, हर गरीब मसीहा और अपने उन सबकी सहायता करना, उनकी मदद के लिए खड़े होना, और सब संगठन में सबको साथ में मिलकर रहना, हमारा मेन यही उद्देश्य है। बस सहयोग की भावना। सहयोग की भावना। आपके प्रदेश के अंदर इतनी पेड़ कटाई और पर्यावरण को लेकर इतनी चीजें हो रही हैं, क्या आपने कभी कोई कदम उठाया अपने संगठन की तरफ से? चलिए, मैं थोड़ा सा विषय से इतर हो रहा हूं, आप लोगों ने क्या किया, आप बताइए, खासतौर से जो बक्सवाहा के जंगल हैं, इतने बड़े तादाद के अंदर 382 से हेक्टेयर से ऊपर की जमीन के अंदर घने जंगलों को काटा जा रहा है या काटे जाने का ऑर्डर किए जा चुके हैं, आप लोगों ने क्या किया, और नहीं किया तो क्या करें? हमारे केसरी हिंदुस्तान निर्माण संघ में मिलकर हमारे जितने संगठन की सभी भाई हैं, और हमारे खासकर हमारे धर्मेश भैया जी हैं, सभी ने मिलकर नई पहल शुरू की थी, जैसे खाद्यान्न से लेकर हर गरीब मसीहा के घर घर पहुंचकर उनका पता करना, और उनको खाने से लेकर और उनकी बीमारी से संबंधित जो भी उनको परेशानी थी, उन सबको हमने सहायता प्रदान की, और हमारा सहयोग की भावना थी। जब एक तरफ सरकार के लॉकडाउन लगा था, महामारी जैसे से सब डर रहे थे, उसी समय हमारा संगठन मिलकर सभी के सहयोग कर रहे थे, घर घर जाकर सभी का ध्यान रखना और उनको खाद्यान्न वितरण करके, यही सहयोग की भावना पूर्ण रूप से संगठन की सभी भाई बहनें हम सब मिलकर कर रहे थे। ठीक है,
मैं एक जानकारी और देता चलूं, एसपी बघेल जो पहले कभी समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, उनके नेता रहे और बाद में भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए, एक समय उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे, मुलायम सिंह की सुरक्षा के अंदर भी तैनात रहे, आज उनको भी मंत्रिमंडल में जगह प्राप्त हुई। देखते हैं प्रधानमंत्री, हालांकि कहा जा रहा है इसके अंदर शायद 11 LLB किए हुए लोग हैं और 6 डॉक्टर हैं MBBS। लगता है प्रधानमंत्री अब, क्योंकि ये लगता है कि 2024 के चुनाव तक अब कोई बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला नहीं और इनके बल पर प्रधानमंत्री अगले चुनाव में उतरना चाहते हैं। और उससे पहले भी अगले वर्ष 2022 में आपको मालूम है कोरोना के कारण जिस प्रकार की नरेंद्र मोदी जी की जो छवि गिरी है, कोई माने पार्टी का व्यक्ति या ना माने, लेकिन ये वास्तविकता है, उनकी छवि को आघात लगा है। उसको ध्यान में रखते हुए अगले 2022 के उत्तर प्रदेश चुनावों को ध्यान में रखते हुए जो सारा का सारा ये मैनेजमेंट किया गया है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। नारायण राणे, वो भी पुराने कांग्रेसी रहे, उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सर्बानंद सोनोवाल आसाम से, क्योंकि वहां शर्मा जी और सोनोवाल के बीच में थोड़ा सा कहते हैं कि एक मयान के अंदर 2 तलवारें नहीं रहती, उनको भी लाकर अब केंद्र की राजनीति के अंदर उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है। और महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन सारी चीजों को लेकर यही है कि 2022 के चुनावों को साधने का प्रयास जरूर इसके अंदर किया गया है। मणिप्रदा गर्ग, अब और बताएं आप व्यक्तिगत, मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि मेरे पास आपका ज्यादा परिचय नहीं है, तो आप क्या करते हैं? कविता लिखने के अलावा आप किस क्षेत्र के अंदर क्या कर रही हैं और पन्ना के पास किस कस्बे से हैं? 2-3 जानकारियां जरूर दें। पन्ना के पास पवई तहसील के अंदर मोहंद्रा है, मोहंद्रा ग्राम, वहां से बिलोंग करती हूँ। और मैं टीचिंग भी करती हूँ, अभी प्रेजेंट में गेस्ट टीचर और केसरी हिंदुस्तान निर्माण संघ में कार्यरत हूँ। और जिससे हमारे यहाँ पन्ना में भी केसरी हिंदुस्तान निर्माण संगठन का संघ है, वहां पे भी काम करता है और सतना में भी करती है। और मैं कविताएं लिखती हूँ और कविताओं के साथ साथ मुझे आर्ट, कला, हर चीज में इंटरेस्ट रहता है। और मैं विशेष रूप से किस विषय के अंदर आप टीचिंग किस विषय की करते हैं? जी, टीचिंग जो आप पढ़ाती है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? जी मैं पढ़ाती हूँ। क्या विषय पढ़ाती हैं? सब्जेक्ट क्या है जी? अंग्रेजी, इंग्लिश पढ़ाते हो? ओहो, तो और हम आपसे हिंदी की कविताएं सुन रहे हैं। नहीं, लेकिन हिंदी मेरी मातृभाषा है और उससे मुझे बहुत ज्यादा प्रेम भी है। तो आज तक मेरी जितनी भी कविताएं सभी हिंदी में ही रहती हैं। ठीक है, मैं एक जानकारी और दे दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ पीएमओ में काम कर चुके जो IAS ऑफिसर हैं अश्वनी वैष्णव, उनको भी आज कैबिनेट के अंदर जगह मिली है। वो पहले कई अहम पदों पर रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर थे। तो आपकी जो नौकरी है मणिप्रदा, वो सरकारी है या कहीं प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाती है, प्राइवेट विद्यालय में? नहीं, ये हमारी सरकारी स्कूल में अतिथि संघ, अतिथि। अच्छा, आपकी आवाज चली गई है मेरे ख्याल से। हेलो जी मणिप्रदा, आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। जी सर, पता नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है मणिप्रदा। तो कुल मिलाकर ये रहा आज का मंत्रिमंडल विस्तार की जितनी भी चर्चाएं थी वो हमने खास चर्चाएं आप लोगों से कर दी हैं। अब आगे देखते हैं भविष्य के अंदर क्या होता है और ये लोग कितना परिणाम दे पाते हैं और इन लोगों को क्या क्या पोर्टफोलियो मिलते हैं, ये भी एक देखने वाला विषय होगा राजनीति के अंदर। अभी बेशक शपथ दिला दी गई है और जिन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, थावरचंद गहलोत तो कल चले गए थे, उनको तो राज्यपाल बना दिया गया। हालांकि कुछ लोगों के लिए कहा गया कि उनकी स्वास्थ्य के कारण उनको जो है हटाया गया है। अब पोखरियाल साहब एक बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा विभाग चला रहे थे, लेकिन कोविड होने के बाद 1 महीने से कहा जा रहा है कि वो अस्पतालों में ज्यादा रहे, इसलिए कुछ चीजें प्रभावित हुई, लेकिन पूरी शिक्षा व्यवस्था ही प्रभावित है। हम नहीं समझते कि खाली इस कारण से पोखरियाल साहब को बाहर का रास्ता दिखाया गया। बाबुल सुप्रियो जो कि पहले एक सिंगर भी रहे, पार्टी के अंदर थे और आपको मालूम है काफी समय से नाराज चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, शायद इसी का दंड उन्हें भुगतना पड़ा। रहे रविशंकर प्रसाद, कई मंत्रालय लेकर चल रहे थे और हर मौके पर भाग कर आगे आके सरकार का पक्ष रखते थे, सरकार का बचाव करते थे,
लेकिन शायद ट्विटर मामले को तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, ट्विटर को हैंडल नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हुई, उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ रही है। हर्षवर्धन साहब के बारे में आपको मालूम है, मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री, वो पत्र लिखते थे प्रधानमंत्री को, लेकिन वो उछल उछल कर सामने आया करते थे, खुद जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा आतुर रहा करते थे। हो सकता क्योंकि और हार्वर्ड और हार्ड वर्क नरेंद्र मोदी जी का एक शब्द रहा है, तो हार्ड वर्क पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हालांकि हार्वर्ड से पढ़े हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उनको भी मंत्रिमंडल में और हार्ड वर्क के लिए IAS, MBBS, LLB किए हुए अनेकों लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। अब देखते हैं वो उनकी नीतियों को कैसे आगे बढ़ा पाते हैं, और जो डैमेज कंट्रोल अगर कहा जाए, एक शब्द का अगर मैं प्रयोग करूं, तो उसको कितनी उसकी भरपाई कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश चुनावों में इस मैनेजमेंट, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल की मैं कहूं ओवरहॉलिंग हुई है, विस्तार भी नहीं, ओवरहॉलिंग हुई है, इसका क्या असर पड़ता है। और एक चीज इससे आगे कि क्या भविष्य के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ मंत्रिमंडल के अंदर परिवर्तन होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ठीक है, आज की इस चर्चा में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं क्षमा चाहूंगा, हमारे साथ प्रियंका मिश्रा जो सतना से जुड़ी, वो अपने आप को शायद या तो राजनीतिक टिप्पणियों से बच रही थी, इसलिए वो वापस नहीं जोड़ पाई है। लेकिन पन्ना से मणिप्रदा गर्ग कवियत्री, हमने उनकी कविताओं का आनंद उठाया और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब उठे आएंगे हमारे साथ, अगर किसी चर्चा में आने का मौका मिलता है, हमें सौभाग्य प्राप्त होता है कि कविताएं सुनने का, तो उम्मीद करता हूं कि ये आज के समय में कि राजनीति के ऊपर भी अगर ये महिलाएं नजर रखें, और बेबाक टिप्पणी आज के समय में इन लोगों की आवश्यक है। इन लोगों को घर से, मोहल्ले से बाहर निकल कर हम समझते हैं, और नमस्कार इंडिया का यही प्रयास होता है। आपने देखा होगा कई बार हम हफ्ते 10 दिन में इसी प्रकार कुछ गृहिणियों को लाते हैं, उनको चर्चा का हिस्सा बनाते हैं, ताकि उनकी नजर, हालांकि होती है लेकिन वो और पैनी हो, और अगर कहीं किसी प्रकार बोलने में झिझक हो तो वो भी खोले। नमस्कार इंडिया, हम कहते हैं ना कि हम न दुश्मन है सरकार के और न पैरोकार गुनहगार के, लेकिन नमस्कार इंडिया आपको आंकड़ों की लच्छेबाजी में नहीं उलझाता है। हमारा प्रयास होता है कि हम जमीन से जुड़े लोगों को, उन लोगों को जो जिनके पास जमीनी हकीकत की जानकारी होती है, अपने अपने क्षेत्र की, उनको लाया जाए। हम आप लोगों को आंकड़ों की लफाजेबाजी में नहीं अटाना चाहते। फिर आपसे एक निवेदन कि सावधान रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहर निकलने से बचें जहां तक हो सके, और अगर जाना भी पड़े, अब फिर हम वही कहते हैं 2 गज की दूरी मैं नहीं समझता कैसे मेंटेन होती है, लेकिन हाँ मास्क बहुत अच्छे वाला और तरीके से, नाक के ऊपर से और यहां तक, बहुत से लोग यहां तक अड़ा लेते हैं, नाक खुली रहती है, नाक ध्यान रखें। तो ठीक है मणिप्रदा, नमस्कार इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका इस समय हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।